हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 23 अगस्त एंड 23 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। ये लेक्चर 12 बजे आता है, याद रखना, बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए। ये 12 बजे आता है, सब काम छोड़ के 12 बजे तैयार हो जाइए, इस वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज को एक्सपांड करिए। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट करा दी है। व्हाट आई मीन्स, मैंने 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट करा दिए इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं पढ़ा है मैंने, हर एस्पेक्ट से पढ़ा है आपको, हर एस्पेक्ट से। इवन जो गलत ऑप्शन है उसको भी डिटेल में बताया है, देख लेना। आपको देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें आपको इजीली 50 लेक्चर मिल जाएंगे। इसी के साथ इंडियन इकोनॉमी के भी लेक्चर हैं, 14 लेक्चर बड़े हैं, बट अधिकतर 80% इंडियन इकोनॉमी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ एडिटोरियल का फोल्डर भी मिलेगा जिसमें आपको इंपोर्टेंट एडिटोरियल मिलेंगे, और करंट अफेयर के फोल्डर है, दैट इज नॉट इंपोर्टेंट बट वो एक आध दो दिन के लिए इंपोर्टेंट रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगेन डायरेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखो, मैंने आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कई बार बता दिया, इवन मैं फिर से रिपीट करूंगा, शॉर्ट में रिपीट करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कितने जो पीपल हैं उनका इलेक्टोरल रोल से नाम हट गया है, अब वो क्या कर सकती हैं, कौन मदद करेगा इनकी, वो पर डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर इसरो रोड मैप 2047, इसरो ने अपना रोड मैप निकाल दिया 2047, क्या करेगी 2047 तक इसरो, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पीएम मोदी विल विजिट इन जापान एंड चाइना। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब जापान और चाइना जाने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, जापान से चाइना से क्यों जाने वाले हैं, क्या क्या होना है, वो पर डिटेल में आएंगे। सॉरी, 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, देखो 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है, कब होगी, क्या डिस्कशन है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर नेपाल क्लेम ऑन काला पानी, लीपू लेक एंड लिम्पियादुरा, इन चीज़ों पर नेपाल क्लेम करती है जो कि इंडिया की टेरिटरी और पासेस हैं। अब क्या क्यों क्लेम कर रही है, फिर से क्यों डिस्कशन स्टार्ट हो गया, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। स्टार्टिंग से कहानी क्या है, इंडिया एंड ब्राजील ऑयल ट्रेड इंक्रीज। देखो, इंडिया और ब्राजील दोनों कंट्री फेस कर रही है 50% टैरिफ फ्रॉम द यूएसए साइड। अब क्या रीजन है, दोनों फेस क्यों कर रही हैं, और इंडिया और ब्राजील के बीच में अगर देखा जाए तो ऑयल ट्रेड कितना है, कितना वी कैन से बैरल पर डे इंपोर्ट करती है इंडिया, इवन कितना इंक्रीज हो सकता है, वो अपन डिटेल में जानेंगे। Thereafter, Supreme Court direct again to Election Commission of India on special intensive revision। क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्लियर। SIR, क्या है SIR, देखो जैसे आप जानते हो कि 2003 में प्रीवियसली क्या हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था बिहार के अंदर। जैसे आप जानते हो कि बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, और इससे पहले 2003 में सॉरी SIR हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बट क्या हुआ कि इस 22 साल में कई सारे चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए, देखो क्या चेंज, रैपिड अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, दूसरी स्टेट से कई सारे लोग सेटल हो गए, इवन चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि वो 18 ईयर के हो गए और एलिजिबल हो गए वोटिंग में। तो ये कई सारे फैक्टर है जो देखे गए, स्पेशल इंटेंसिव विजन होना चाहिए, और मुझे लगता है पूरे इंडिया में होना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि देखो, अगर देखा जाए 2003 में बिहार में इलेक्टोरल रोल में कितने थे, 7.9 करोड़ पीपल इलेक्टोरल रोल में थे, कितने, 7.9 करोड़। अब देखा गया इसमें से क्या किया कि 65 पीपल को रिमूव कर दिया फ्रॉम इलेक्टोरल रोल से। क्यों रिमूव कर दिया, इनको रिमूव कर दिया कई सारे रीजन देके, जैसे माइग्रेट हो गए हैं, इवन कई सारे लोगों की डेथ हो गई है। अब इसी को देखते हुए डिस्कशन छिड़ गया पूरे इंडिया में, जो अपोजिशन पार्टी थी, कि जिनके पास डुप्लीकेट वी कैन से फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, वो भी नहीं होने के बावजूद भी उनका नाम रिमूव कर दिया है। और ये कई सारा ऑब्जेक्शन सॉरी कई सारा ऑब्जेक्शन उठ गया इंडिया के अंदर कि ये इंडिया में हो क्या रहा है।
तो यही देखते हुए क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया जो 65 लाख आपने इलेक्ट्रोल रिमूव करे हैं, इन सभी के नाम आप वेबसाइट पर डालीजिए, वेबसाइट पे अपलोड करिए और फोटो आइडेंटिटी क्या है, वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर वी कैन से फिलअप करके वो सर्च कर सकते हैं, इवन रीजन भी डालो, क्या रीजन भी अपलोड करो क्यों इनको रिमूव किया है। हालांकि ये बात बोलने के बाद इलेक्शन कमीशन रेडी हो गई कि डेफिनेटली हम डालेंगे और जो भी नाम के इलेक्टोरल पीपल के रिमूव हुए हैं उन सभी के नाम अपलोड किए जाएंगे, इवन वो फोटो वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के जरिए अपने नाम को सर्च भी कर सकते हैं, इवन रीजन भी जान सकते हैं रीजन क्या है। बट मामला ठंडा नहीं हुआ, मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डायरेक्ट किया किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि इसी के साथ आपको क्या करना है कि जो लोगों का नाम रिमूव हो गया है, जो लोग रिमूव हो गया है वो फिर से क्लेम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना नाम ऐड करवाने के लिए वो फिर से क्लेम कर सकते हैं बाई 11 जो लिस्टेड जो अपनी आइडेंटिटी दी है इसको देकर, इवन आधार कार्ड को देकर अपना वी कैन से नाम ऐड करा सकते हैं। बट एक और डायरेक्ट किया, जो बिहार के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी है, क्या बिहार के अंदर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या करेंगी, इनका काम होगा कि जो लोग वह क्लेम करना चाह रहे हैं, जिनका नाम रिमूव हो गया है, जो क्लेम करना चाह रहे हैं तो उनको असिस्ट करेंगी, क्या करेंगी, ये ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करेगी हर पॉलिटिकल पार्टी और जिसका भी नाम रिमूव हो गया उनको असिस्ट करेंगे कि आप क्लेम कर सकते हैं, अपना नाम फिर से ऐड करवा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम आइडेंटिटी दैट इज लिस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज 11, आई थिंक 11 है, और आधार कार्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड। क्लियर, यही कहानी है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि आपने जो 65 लाख वोटरों को रिमूव किया है फ्रॉम इलेक्टोरल रोल वो फिर से क्लेम कर सकते हैं कि उनका नाम ऐड हो बाय प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी कार्ड, और इवन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू द ऑल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ऑफ द बिहार दैट प्रोवाइड और अपॉइंट द बूथ लेवल एजेंट टू असिस्ट द रिमूवल वोटर टू क्लेम इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी कार्ड। समझे मेरी बात को, यही कहानी बोली है, समझना। इसरो रोड मैप 2047, देखो इसरो जैसे जानते हो हमारी वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो इन्होंने क्लेम किया है, जैसे आप जानते हो कि 2047 ये हमने टारगेट हर चीज के लिए सेट करके रखा है। क्यों रखा है भाई, 2047 ही को सेट कर रहे हैं हम टारगेट। देखो 2047 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश को 100 ईयर हो जाएंगे इंडिपेंडेंस हुए, और हमने टारगेट सेट करके रखा है कि हमें विकसित भारत बनना है। क्या बनना है, विकसित भारत बनना है, डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक, और 2047 तक इसरो ने भी अपना रोड मैप निकाल दिया। अब इनका कहना है कि अपकमिंग जो 15 ईयर आ रहे हैं, जो आने वाले 15 साल हैं, इसरो विल लॉन्च कितनी 150 सैटेलाइट, 150 सैटेलाइट लॉन्च कर देगी दैट हेल्प कंट्री फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन कौन सी होंगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट। इवन इंडिया ने बोला है, इसरो ने बोला है कि इसी के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन भी सैटेलाइट कई सारी लॉन्च करी जाएगी, जो कि मार्स, वीनस
और मून पर स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगी। समझे मेरी बात को, समझे। इवन आप जानते हो कि क्रू जाने वाले हैं कहां पर, मून पर बाई 2040 अंडर गगनयान मिशन। कौन सा? गगनयान मिशन, याद है आपको, जिसमें क्रू जाएंगे बैठ के हमारे मून पर, और जो कि अर्थ की सैटेलाइट है मून, इसको रिसर्च करेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, क्योंकि इसरो इज मोर एफिशिएंट टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। समझे समझे। तो यही है रोड मैप डिसाइड करके रखा है। कई सारी 150 सैटेलाइट आने वाले 15 साल में इसरो लॉन्च करने वाली है। इसमें कई सारे होंगे, जैसे चंद्रयान 4 और 5 मिशन भी। देखो चंद्रयान 4 और 5 मिशन, देखो चंद्रयान 4 2027-28 तक दोनों सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी। और मैंने आपको चंद्रयान 5 मिशन कई बार बता दिया है। चंद्रयान 5, 4 तो सही है, ठीक है, जो कि मटेरियल, जो भी सॉइल है मून की या मॉन की सॉइल है, उनके मटेरियल, या वीकेंड से सॉइल ही बोलेंगे, क्लियर, तो उसको अर्थ पर रिटर्न बैक करके लाएगा, जैसे चाइना ने किया था। कौन से? चेंगी वाले में, चेंगी 4 या 5 था, देख लेना एक बार, चेंगी 4 ही था आई थिंक, 4 या 5, जो कि कहां पर गया था? मंगोलिया में गिरा था आके मून से। इवन चाइना हमसे बहुत आगे है स्पेस में, बट वी आर वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, डोंट वरी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर। कई सारी कंट्री हमसे कोलैबोरेट करना चाहती है। इवन चंद्रयान 4 तो हमारा खुद का मिशन है। 5 मिशन हम जापान के साथ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बताया लेक्चर में, लूपेक्स मिशन है चंद्रयान 5। ये लूपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। क्या है? लूनर, लिख लो यार, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि 2027 और 28 तक भी लॉन्च हो जाएगा। इवन इसरो ने बोला है कि बेफिक्र रहो, 5 तक ही हम रुकने वाले नहीं है, 6, 7, 8, चंद्रयान 6, 7, 8 भी लॉन्च किया जाएगा। और इसकी अभी डिटेल नहीं दी है 6, 7, 8 की, पर 5 तक डिटेल है। लूपेक्स मिशन मैंने बता दिया। चंद्रयान 4 का मिशन क्या होगा? जो पूरा इंडिया करेगी, इंडिया इंडिजिनस बनाएगी और मून पर भेजेगी। इवन जो सॉइल है वहाँ से कलेक्ट करके अर्थ पर आएगी, जैसे चाइना ने किया था, मंगोलिया में उसका स्पेसक्राफ्ट गिरा था, चेंगी 4 या 5, क्लियर। ऐसे ही हमारी चंद्रयान 4 भी जाएगा। इवन 5 भी यही रिसर्च करेगा, जो कि जापान से कोलैबोरेशन है, उसको नाम दिया है लूपेक्स। लूपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। समझ गए। और इसरो कह रही है कि बेफिक्र रहो, मैं 4, 5 पर रुकने वाले नहीं हूँ, 6, 7, 8 भी चलेगा। और इवन इसी के साथ ये भी बोला है इन्होंने कि ये तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, कंफर्म है, बट इसके साथ हम एक और वी कैन से लॉन्च व्हीकल बनाने जा रहे हैं। कौन सा लॉन्च व्हीकल? जिसको बोलेंगे लूनर सॉरी, लूनर मून, लूनर मोबाइल लॉन्च व्हीकल, जिसको बोलते हैं LMLV। अब आप बोलोगे सर जी एक प्लान था इसरो का जिसमें नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना रही थी। क्या? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसरो बना रही थी, इसको इसरो ने डिस्कार्ड कर दिया है। ये अब नहीं बनाएगी, अब ये बड़ा काम करेगी, जिसको बोलते हैं लूनर मोबाइल लॉन्च व्हीकल। ये बड़ा काम करने जा रही है, क्लियर। अब इसने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का काम खत्म कर दिया कि हम नहीं कर रहे हैं, अब तो अब बड़ा काम करेंगे। और जो ये 2035 तक बना देगी इंडिया। और इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, इंडिया कह रही है कि ये सारे काम इंडिजिनस होंगे। सिर्फ ओनली अभी नेविगेशन में देखा जाए तो हम सिर्फ ओनली फॉरेन से एटॉमिक क्लॉक इंपोर्ट करते हैं। क्या? एटॉमिक क्लॉक इंपोर्ट करते हैं, और नेविगेशन सैटेलाइट जितनी भी होती हैं हमारी सारी इंडिजिनस होती हैं। तो यही कहानी है, इवन बनाने जा रही है इंडिया, बट ये कितना टन तक ले जा सकता है स्पेस में, यही बताऊंगा आपको। आज खांसी हो रही है, बहुत वायरल चल रहा है ना कल, तभी तो वीडियो नहीं आया, तभी थोड़ी हेल्थ सही नहीं है। क्या हुआ? हाँ, इतना हो गया। अब इसके बाद इसरो बोल रही है कि ये कितना टन, देखो जगह देखा जाए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल ये कितना टन ले जा सकती है, तो ये 30 टन की कैपेसिटी है इसकी, 30 टन इंटू लो अर्थ ऑर्बिट। और लो अर्थ ऑर्बिट जानते हो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं घूम रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में। और लो अर्थ ऑर्बिट कितना है? लो अर्थ ऑर्बिट देखा जाए तो अर्थ से 200 टू 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, इतना सरफेस एरिया वी कैन से, सरफेस से स्पेस में इतना एरिया 200 से 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। बट अगर देखा जाए ये हमारा लूनर मोबाइल लॉन्च व्हीकल देखा जाए तो ये 80 टन तक, कितना, 80 टन तक ले जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट पर। देख रहे हो 2035 में हम कितने कैपेबल हो जाएंगे, इतनी हैवी सैटेलाइट को भी लॉन्च कर लेंगे। इवन जानते हो आप कि क्रायोजेनिक इंजन हमें वर्ल्ड ने देने से मना कर दिया था। जब हमको कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करनी थी तो हमने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया। अब हम ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाने जा रहे हैं कि मतलब सब लोग हमारे पैर छेंगे पूरा वर्ल्ड कि हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो। देख रहे हो आप, तो 80 टन तक लो अर्थ ऑर्बिट पर ले जाएगा। इवन अगर देखा जाए तो मून की डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ 4 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, क्या है, 4 लाख किलोमीटर है मून हमसे। और अगर देखा जाए तो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये कितना टन ले जा सकता है मून पे, तो ये 27 टन 27 टन तक मून पे पेलोड ले जा सकता है। समझे? देखो कितना हैवी काम कर रहे हैं हम लोग, कि मतलब इसरो इतना बेस्ट काम कर रही है। और आप देखिए इसरो को अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे भारत को। और जो भारत के खिलाफ बोलते हैं वो कितने गंदे लोग हैं। इंडिया हमारा कितना अच्छा कर रही है। अगर आप रियलिटी में जानना चाहते हो तो नॉलेज लिया करो कि इंडिया क्या करना चाह रही है। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग बस दो ही चीज पर टिके हुए हैं, गरीबी, इन्फ्लेशन। तो यहां तक सीमित नहीं है इंडिया, इंडिया बहुत आगे तक सीमित है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है इंडिया के अंदर जो समझने लायक है। कि बस दो चीज के अलावा, कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्शन, वोटिंग, पार्टी, इसके अलावा कुछ जानना ही नहीं हमें। तो इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है इंडिया में क्या हो रहा है। चलते हैं। तो पीएम विल विजिट इन जापान एंड चाइना। देखो हमारे मोदी साहब अभी जापान और चाइना जाने वाले हैं 29 अगस्त से 1 सितंबर तक विजिट है इनकी। 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2 दिन ये जापान में रहेंगे। 29 एंड 30 अगस्त तक ये जापान में रहेंगे। वहां पर मिलेंगे इशिगा, क्या नाम है, शिगुरु इशिबा, ये वहां के पीएम है जापान के। इनसे मुलाकात होगी, पहली मुलाकात होगी इनसे पीएम मोदी साहब की, याद रखना। और ये जाकर रहे हैं, जा इसलिए रहे हैं क्योंकि 15 इंडिया जापान एनुअल समिट होनी है। क्या होनी है? एनुअल समिट होनी है। इसलिए मोदी साहब जापान जाने वाले हैं। 15 इंडिया जापान एनुअल समिट होनी है, इसको अटेंड करने जा रहे हैं। और इस समय डिस्कस क्या होगा? तो इस समय डिस्कस होगा टू एनहांस दी और रिव्यू। क्या करेंगे? वैसे आप जानते हो कि दोनों कंट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारी, जापान और इंडिया अच्छे दोस्त हैं। रिव्यू दी स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, रिव्यू करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। किसको? स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। इवन क्या डिस्कस होगा? और डिस्कस देख लीजिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई तो डेफिनेटली बोथ कंट्री डिस्कस ऑन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी। क्या? डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट, क्लियर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और पीपल टू पीपल टाइज। देखो पीपल टू पीपल टाइज नहीं होगा तो हमारे बीच, लोगों के बीच में दोस्ती कैसे बढ़ेगी? तभी तो बोलता हूं कि जापान जाओ, जापान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। इवन जापान इज आवर बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। समझे मेरी बात को? समझे? और जापान और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है। इसलिए इंडिया, देखो ये भी रीजन कह सकते हैं अनऑफिशियली कि इंडिया और चाइना का है थोड़ा बहुत, और जापान और चाइना का भी थोड़ा बहुत। तो दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं, एज सेड बाय दी कौटिल्य और दी चाणक्य। समझे मेरी बात को? तो यही है कहानी। और चाइना जाने वाले, चाइना भी जाएंगे। फिर चाइना 31 अगस्त से
1 सितंबर में चाइना में रहेंगे। वहां पर क्या होना है, चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी है। कहां पर, चाइना में। कहां पर होनी है, तेंजिन में। कहां पर, तेंजिन में होनी है मीटिंग चाइना के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2 दिन चलेगी। और जैसे यू नो दैट फ्रॉम सिंस 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझे मेरी बात को। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेन मोटिव क्या है, दैट प्रोवाइड द सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, जिनसे बचाना, जो मिडिल ईस्ट कंट्रियां और जो भी मेंबर कंट्रियां उन सभी को बचाना। और एक तरीके से और याद रखना, जो नाटो है, नाटो जो शंघाई कोऑपरेशन, अनऑफिशियल बता रहा हूं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इसको बोला था ये अल्टरनेटिव है नाटो का। समझे मेरी बात को। तो एक तरह से कहना जा रहा था कि नाटो का भी काम है डिफेंस और सिक्योरिटी देना टू द मेंबर कंट्री, एज वेल एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सेम मोटिव टू प्रोवाइड द डिफेंस एंड सिक्योरिटी द मेंबर कंट्री ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इवन अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा एडिटोरियल वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल खोलिए, चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में एडिटोरियल का फोल्डर है, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा इजीली। चलते अपन आगे। 56 मीटिंग ऑफ जीएसटी, देखो क्या है, 2 या 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। अब सुनो मेरी बात, अगर आपने मेरा इंडिपेंडेंस डे के दिन जो स्पीच हुई थी मोदी साहब की, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कमिटेड बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। क्लियर, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट मिलेंगे, देख लेना, मिल जाएगा एडिटोरियल सेक्शन में। क्लियर, वीडियो है, आप 3-4 दिन पुराने वीडियो देख लेना तो मिल दिख जाएगा वो आपको, थंबनेल देख लेना। अब उसमें एक बात बोली थी मोदी साहब ने कि जीएसटी में रिफॉर्म होगा। क्या होगा, जीएसटी में रिफॉर्म करा जाएगा, दिवाली तक रिफॉर्म कर दिया जाएगा जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी। जैसे आप जानते हो कि जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब है। अब कई सारे बोलेंगे कि सर 4 बोल रहे हैं, नहीं 5 है। 0% भी कंसिडर किया जाता है, 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 टैक्स स्लैब है। इंडिया चाहती है कि ये रिडक्शन होके वी कैन से 5% और 18%, 2 ही टैक्स स्लैब है, 5% और 18%। इवन एक और डिसाइड करके रखा है कि स्पेशल रेट भी बना दिया है इन्होंने, कि स्पेशल रेट 40% किसके लिए, फॉर सिन एंड डीमेरिट्स गुड। क्या, सिन एंड डीमेरिट्स गुड्स के लिए भी 40% डिसाइड करके रख दिया है। जैसे गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, टोबैको, ये सारी चीजें जो डीमेरिट्स हैं, जिनका कोई यूजेबिलिटी नहीं है, सिर्फ वो नशे की चीजें हैं, उन पर 40%। समझे मेरी बात को। अब क्या है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और एक और डिस्कशन चल रहा है कि वो जो मैंने बताया था 2024 में कि नितिन गडकरी साहब नागपुर में दे रहे थे, तो नागपुर में सभा दे रहे थे, तो उनसे लोगों ने पूछा था कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी लगता है, इसको 5% रिडक्शन कर दीजिए। नितिन गडकरी साहब ने बोला था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, मैं जाऊंगा दिल्ली, जब निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर उनसे बोल दूंगा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तब डिसाइड होगा। इवन इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी सेटअप करे गए थे, जो उनके रिकमेंडेशन भी आए थे कि सीनियर सिटीजन के लिए 0 पर कर दो और यंग पॉपुलेशन के लिए 5% कर दो। फिर वो एक्सेप्ट नहीं किए थे जीएसटी काउंसिल में। अब हो सकता है उस पर भी डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है, रिडक्शन द जीएसटी ऑन हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस फॉर यंग एज वेल एज सीनियर सिटीजन। तो यही कहानी है, 56 मीटिंग होने वाली है 3 सितंबर में, जब डिस्कस होगा तब बताऊंगा। काठमांडू क्लेम ऑन काला पानी लिपू लेक लिम्पादुरा रीजन। देखो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि नेपाल की पार्लियामेंट ने एक मैप निकाला था, नेपाल का मैप निकाला और उसमें कई सारे इंडिया के रीजन, इंडिया के पार्ट को भी उसमें दर्शा दिया कि नेपाल के हिस्से है। इसमें से एक था काला पानी, जैसे ये रहा काला पानी, इसको भी दर्शा दिया। इवन लिपू लेक पास, इवन ये लिम्पादुरा पास, इसको भी दर्शा दिया कि ये नेपाल के पार्ट है। इवन अब नेपाल को ये पार्ट चाहिए। क्लियर, इंडिया ने बोला, पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन भी उठा था इंडिया की पार्लियामेंट में कि नेपाल ये क्या कर रही है,
तो इंडिया ने बोला कि बेफिक्र रहो, नेपाल तो मतलब बोलती रहती है, ऐसे ही चाइना करती रहती है, अरुणाचल प्रदेश में कई सारे गांव के नाम चेंज कर देती है, कभी क्लेम करती है, तो वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। देखो एक्चुअल कंडीशन क्या है वो तो इंडिया के पास है। बट क्या हुआ था, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी वैंग ही आए थे, वैंग ई, वैंग ई जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, और कई सारा डिस्कशन हुआ था। इवन वन ऑफ द डिस्कशन रिलेटेड टू द एनहांसिंग द ट्रेड और ओपन दी लिपू लेक पास, जो कि लिपू लेक पास है, इसको ओपन करा जाएगा। लिपू लेक पास जो कि कहां पर है, यूके में, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में है जो लिपू लेक, जरा लिपू लेक उत्तराखंड में है, इसको ओपन करा जाएगा जिससे दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड एनहांस हो। कौन कौन से पास बोले थे, लिपू लेक, नथुला पास और सिपकिला पास, क्लियर, ये सारे तीनों पार्ट बोले थे कि तीनों ये पासेस खोले जाएंगे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड एनहांस से। और नेपाल क्या है, नेपाल तो शुरू से ही क्लेम कर रही है लिपू लेक पास पर कि ये नेपाल का हिस्सा है, तो नेपाल बकबक कर रही है और कुछ नहीं है, नेपाल बोलती रहती है। इवन इनके पीएम केपी शर्मा ओली इंडिया आने वाले हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कि अभी अभी कैंसिल कर देगी इंडिया 2 मिनट में तुम्हारा जो विजिट है। इवन केपी शर्मा ओली ने बोल दिया कि हम अभी कुछ नहीं बोल रहे, हमें इंडिया पहले अपने रिलेशन को अनाउंस करके आने दो, फिर उसके बाद हम बकबक करेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है वो नेपाल के साथ भी कर देगी इंडिया कि हमें कैंसिल करो, हमें कोई जरूरत नहीं है केपी शर्मा ओली की। ठीक है, यही कहानी है और कुछ नहीं है। इंडिया एंड ब्राजील ऑयल ट्रेड इनक्रीज, देखो क्या है कि इंडिया और ब्राजील, इंडिया एंड ब्राजील बोथ कंट्री फेसिंग दी 50% टेरिफ, कितना 50% टेरिफ फेस कर रही है फ्रॉम द यूएसए साइड। इंडिया का रीजन क्या है, इंडिया पर देखो 25% तो लगा ही दिया, अब 25% एडिशनल क्यों लगाया था, क्योंकि रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही थी, डिफेंस आर्म एंड एम्यूनिशन इंपोर्ट कर रही है, इस वजह से इसके ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था। ब्राजील पे क्यों लगाया, ब्राजील पे इसलिए लगाया कि जो ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो, ये बड़े क्लोज थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये जेल में है अभी जैर बोल्सोनारो, ये करप्शन चार्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गए हुए हैं, इस वजह से जेल में, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ा हुआ है कि उसे बाहर निकालो, इसलिए तुम पर भी 50% टैरिफ लगाएगा। कोई रीजन नहीं है, बकवास रीजन है। अब एक कहानी ये बनती है कि एडिशनल जो 25% टैरिफ इंडिया पर टैरिफ लगाया है, इसका रीजन इंडिया ने कई बार पूछा गया इंडिया से कि आप पर क्यों लगाया। देखो उन्होंने बोला कि इट इज अनजस्टिफाई और अनरीजनेबल डिसीजन ऑफ द यूएसए। क्या अनजस्टिफाई और अनरीजनेबल डिसीजन ऑफ द यूएसए, क्योंकि यूएसए ने पहले ही बोला था कि हम प्राइस डिसाइड करेंगे रशिया के ऑयल की, बट सैंक्शन नहीं लगाएंगे किसी दूसरी कंट्री में जो इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इज मोर इंपोर्टेंट देन स्टॉपिंग द एक्सपोर्टिंग ऑफ द रशियन ऑयल टू द डिफरेंट कंट्री। ये आया था स्टेटमेंट। अब इसके बावजूद भी इन्होंने टैरिफ लगाया। इवन यूएसए और यूरोप की कई सारी कंट्री कई सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है फ्रॉम द रशियन साइड। मैंने आपको कई बार बताया है कौन कौन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। पैलेडियम क्लियर इंपोर्ट कर रही है यूएसए, इवन यूरोप की कई सारी कंट्रियां पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही हैं फ्रॉम द रशियन साइड, क्लियर। तो ये कहानी है, बट इंडिया को फेस करना पड़ रहा है 50%। तो इसी वजह से एक बार आपको याद होगा जब 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था, तो ब्राजील के लुल्ला का फोन आया था मोदी साहब के पास कि मोदी साहब बेफिक्र रहो, हम तो डूबे सनम, तुम भी डूब गए, तो अपन दोनों क्या करते हैं कि देखो मैं ओपीईसी का मेंबर तो नहीं हूं, ब्राजील कहता है कि मैं ओपीईसी का मेंबर तो नहीं हूं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री का मेंबर तो नहीं हूं, बट मेरे ऑयल का प्रोडक्शन अच्छा है, तो आप बेफिक्र रहो। अगर देखा जाए अप्रैल से जून तक का डेटा देखा जाए, अप्रैल से जून तक का डेटा, तो इंडिया ने ब्राजील से 72,000 बैरल पर डे इंपोर्ट किया है। कितना? 72,000 बैरल पर डे इंपोर्ट किया है। इवन पहले था 41,000 बैरल पर डे, इतना इंपोर्ट करती थी पहले, बट ब्राजील से इंपोर्ट करना एनहांस कर दिया है किसने? इंडिया ने। और इसी वजह से इंडिया और ब्राजील के रिलेशन भी एनहांस होते जा रहे हैं इन ऑयल। तो यही कारण है कि ब्राजील और इंडिया के रिलेशन बढ़ रहे हैं ऑयल से रिलेटेड। और इसी के साथ एक और रीज़न था इसके अंदर, मैंने बताया था ओपीसी का मेंबर नहीं है, कई सारी ऑयल रिफाइनरी इंपोर्ट कर रही है, यही कारण है इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशन बढ़ रहे हैं, क्लियर। तो ये जानना, फैक्ट रख लेना। और हाँ, ब्राज़ील जो है
ब्राजील वो नाइन्थ बिगेस्ट ऑयल ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। व्हाट आई मीन्स कि ब्राजील जो है सबसे ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फिर नाइन्थ जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वो ब्राजील से इंपोर्ट कर रही है इंडिया ऑयल को, याद रखना। हालांकि मैं वो कंटेंट आपके लिए वो नोट करना, मतलब स्लाइड वो मेरे वर्कर हैं वो लगाना भूल गए, एम्प्लॉय जितने भी हैं, तो इस वजह से नहीं तो बताता कौन कौन सी किस क्रम में है। तो इसी के साथ आपके 23 अगस्त के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना, और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाए। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।